ठीक है, दोबारा से बताते हैं एक बार। ये आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा, ये एप्लीकेशन होती है, इसका नाम है जैम्प। ठीक है, XAMPP। और भी कई सारी आती हैं इसके अलावा एप्लीकेशन। एक टॉमकैट के नाम से भी आता है, एक सर्वर, लोकल सर्वर होता है हमारा। और एक हमारा वैम्प के नाम से भी आता है, WAMP। अभी मेरे पास एक ही सर्वर है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। यस कर देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा प्रोसेस करने के लिए जाएगा आगे, स्टार्ट हो ही रहा है। देखिए इस तरह की एरर दिखाएगा, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसको ओके कर लेना होता है। वैसे तो एरर तो नहीं है, लेकिन बस हमें यही बताता है कि ऐसे 64 बिट में या 32 बिट में है, इंस्टॉल करना है नहीं करना है, ये एक मैसेज दिखाता है। तो करना ही है हमें इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इतने सारे फीचर्स हमें यहाँ पे इंस्टॉल करके देगा। हम इसमें माई एसक्यूएल चला सकते हैं, लोकल सर्वर में PHP चला सकते हैं। ठीक है, अपाचे चला सकते हैं, टॉमकैट भी इसके अंदर पहले से बिल्ड है। ठीक है, अपाचे सर्वर एक आता है, बताया मैंने आपको। ये अलग अलग होते हैं दोनों ही है, जो सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ कंबाइन कर सेलेक्ट अ फोल्डर। अभी कह रहा है कि एक फोल्डर सेलेक्ट करो आप। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, एक लोकेशन आपको शो करता है। ठीक है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लोकेशन शो कर रहा है, C ड्राइव और जैम। तो अगर आपको यही रखना है तब तो ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आप हटाना चाहो हटा सकते हो, की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे फिर ये सर्वर को हमें स्टार्ट करना होता है, कैसे फिर हम माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, डॉस के थ्रू ही सारी वर्किंग होती है इसमें। आप लोगों ने उस समय डॉस सीखा था, अब वो सीखा हुआ डॉस आप लोगों का यहाँ पे काम आएगा माई एसक्यूएल को चलाने के लिए। माई एसक्यूएल हमारा दो तरीके से चल सकता है। ठीक है, दूसरा मेथड तो हमारा यूज नहीं होता है, वो तो हमारा है नहीं सिलेबस में। वाला मेथड वैसे इजी होता है, लेकिन डॉस वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा, आप भी कह सकते हो कि ये कह सकते हो कि कोडिंग वाला थोड़ा पार्ट रहता है हमारा। ठीक है, या क्वेरी के फॉर्म में ही हमारा काम होता है। क्योंकि एसक्यूएल के अंदर या माई एसक्यूएल के अंदर जितना भी हमारा काम होता है वो क्वेरी बेस्ड ही होता है। क्वेरी की बेसिस में ही सारा काम होगा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे क्वेरी हमें जनरेट करनी है, कैसे हमने क्वेरी अप्लाई करनी है, तो कई सारे ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं। तो ये सब सीखोगे आप, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए। और ये आगे आपका वहाँ पे भी काम आएगा सेकेंड सेमेस्टर में। क्यों काम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे वेबसाइट हम कोई बना रहे हैं, तो वेबसाइट में एक हमें डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी होती है। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी वहाँ पे दिखानी है, हमने करवानी है। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है, लोकल सर्वर में उसको टेस्ट करना होता है। तो ये लोकल सर्वर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जैम की वजह से ही हो पाता है। जैम में जो माई एसक्यूएल है हमारा, इसकी वजह से ऐसा हो पाएगा। तो ले रहा है इंस्टॉल में, देखते हैं फिर। ये स्टार्टिंग प्रोसेस तो आपको पता लगी ना कैसे कैसे ऐसे करना है करके, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है इंस्टॉल करना। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ पाते हैं कि हमें क्या क्या इसमें इंस्टॉल करना है, क्या इसमें छोड़ना है। तो इसलिए मैंने आपको इंस्टॉल करके भी दिखा दिया। अच्छा, तब तक एक काम और कर लेते हैं हम। MS एक्सेस के अंदर एक हमारा डायग्राम बनता है जिसे हम रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप डायग्राम किस काम आता है कि जैसे हमने अलग अलग टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो दिखाना है। जैसे अब एक हमने एम्प्लॉय डिटेल वाली टेबल बनाई थी, टेबल तो नहीं थी, एक डाटाबेस था हमारा पूरा। ठीक है, उसके अंदर कई सारी टेबल्स थी हमारी, उनमें क्या क्या रिलेशन है, कैसे ऐसे रिलेशन हैं, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले टेबल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जाके डाटा शीट के अंदर हमें ये ऑप्शन दिखाएगा रिलेशनशिप्स का। ठीक है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो
मैग्नीफाई कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ पाएगा ऑप्शन। ठीक है, पहले ही ऑप्शन नहीं दिखा रहा था डाटा शीट का, अब जाके ऑप्शन दिखा रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना होगा, रिलेशनशिप्स को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे टेबल ऐड करने के लिए कहेगा, तो एक टेबल तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दी। फिर क्वेरीज में गए हम, क्वेरीज से भी अगर हमने ऐड करना। अच्छा, अब देखिए इंस्टॉल करते समय जब जो जेम सर्वर हम वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा कि किस तरह का नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्राइवेट नेटवर्क है, होम नेटवर्क है, या वर्क नेटवर्क है, या फिर पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, तो अलाउ एक्सेस हमें यहाँ पे करना होता है, तब जाके फर्दर वो प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, आगे वो प्रोसेस कर रहा होगा, देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोसेस में एरर भी आ जाती है, एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसे तो ये डन है, 75% हो चुका है, आगे थोड़ा रह गया, हो जाएगा। ठीक है, इन सारी टेबल्स को पहले हम ऐड कर देते हैं। पहले हमने एम्प्लॉय डिटेल्स बनाई थी। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल के बाद फिर हमने कौन सी टेबल बनाई थी, फिर हमने फाइंड किया था मेरे ख्याल से यहाँ पे HRA, फिर हमने फाइंड किया था, उसके बाद TA फाइंड किया था। ठीक है, फिर हमने DA फाइंड किया था, फिर MA फाइंड किया था, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे PF फाइंड किया था, फिर ओवर टाइम अमाउंट निकाला था, फिर हमने यहाँ पे ग्रॉस निकाली थी, लास्ट में हमने नेट निकाली थी। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है ये दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, प्राइमरी फील्ड को प्राइमरी फील्ड से लिंक किया जाता है वैसे यहाँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी फील्ड से प्राइमरी को लिंक नहीं करना, किसी और से भी कर सकते हो, क्या तरीका है उसका वो भी देख लीजिए। पहली टेबल जो है हमारी मेन टेबल, ठीक है, उसमें जो आईडी वाला फील्ड आपको दिख रहा है, इसको उठा के जहाँ पे भी आप ड्रैग करेंगे वहां उससे वो लिंक हो जाएगा। अभी आपसे पूछेगा फिर, ठीक है, कि कैसे लिंक करना है, आईडी को आईडी से लिंक करना है, क्रिएट करना है लिंक, तो क्रिएट कर दो, इस तरह से यहाँ पे लिंक हो जाएगा। या फिर इस आईडी को कहीं और लिंक करना है आपने, किसी और से भी आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो एक तरह से आप ये देखोगे कि ये लिंक है। ठीक है, लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, इस वाली लिंक को डिलीट करने का भी, जैसे मान लीजिए आप क्लिक कर सकते हो, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन दिखा देगा डिलीट का। कभी होता है कि लिंक हमने डिलीट करना है उसके लिए। ठीक है, ये प्रोसेस रही है, तो लिंक हमारा डिलीट कर देगा। थोड़ा प्रोसेस में टाइम तो ले रहा है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो रहा है साथ में हमारा, तो कई बार क्या होता है कि सिस्टम प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड रिलेशनशिप फ्रॉम योर डाटाबेस। ठीक है, तो हमने डिलीट करना है। अब एक्चुअल में हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इस वाले HRA को यहाँ आईडी से या HRA से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या रहेगा कि हमें पता लगेगा कि एक हमारी टेबल क्या है, ये मेन टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल की, इसमें जो HRA फील्ड है ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ HRA वाली टेबल में HRA की अंतर। ठीक है, एक्सेल में स्क्रॉल हो जा रहा है यहाँ पे, चलो ऐसे छोड़ दो आप। छोड़ने के बाद फिर आपको ये मैसेज तो दिखाता ही है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि HRA से HRA को ही मैंने लिंक करना है। क्रिएट में जैसे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया उसने। ठीक है, इस तरह से रिलेशनशिप बन गया, उसने ये दिखा दिया कि किस तरह से ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड हैं HRA के बेसिस में, कि ये वाला HRA यहाँ हमने निकाल दिया, दूसरा हमने TA निकाला यहाँ पे। ठीक है, इस TA को हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अभी पूछ रहा कि किससे लिंक करना है, हम यहाँ पे देते हैं TA से लिंक करना है। क्रिएट में क्लिक किया तो एक और रिलेशन यहाँ पे बन गया।
ठीक है, टीए से बन गया रिलेशन, इस तरह से दिखा रहा हूँ। सेम यही प्रोसेस हमारी डीए के लिए होगी। ठीक है, तो हम मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। सेम यही प्रोसेस हमारी टीए के लिए होगी, सॉरी टीए तो हो गया हमारा, डीए के लिए होगी। ठीक है, अब इस डीए को लिंक करना है यहाँ टीए वाली टेबल से। कौन सी फील्ड से, ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। टीए को टीए से, टीए तो नहीं था, डीए था, तो डीए को डीए से ही लिंक करना होगा। क्लिक किया मैंने, क्रिएट में क्लिक किया, तो आप देख रहे होंगे लिंक हो गया। अब वो कनेक्शन आप किस तरह से दिखाना चाह रहे हो, कैसे आप दिखाना चाह रहे हो, एक सीक्वेंस में आप दिखाना चाह रहे हो भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब तरीका हम अपना अपना दिखाने का, शो करने का। ठीक है, किस तरह से आप कर सकते हो। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस को मेडिकल अलाउंस से ही आप लिंक करोगे। फील्ड क्या रहेगा वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेडिकल अलाउंस को मेडिकल अलाउंस से ही लिंक किया जाएगा। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा नीचे लगा दिया इस फॉर्म में। फिर पीएफ फाइंड करेंगे हम। ठीक हो गया, पीएफ को पीएफ से लिंक किया जाएगा, तो सेम यही प्रोसेस आ जाएगी। यहाँ पे फील्ड हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पीएफ, और क्रिएट में क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा पीएफ हो गया। ठीक है, इस तरह से दिखा रहा हूँ। उसके अलावा लास्ट यहाँ पे, अच्छा अभी और ऑप्शंस भी हैं। पीएफ के बाद इंश्योरेंस तो हमने वहाँ पे निकाल लिया था खुद ही। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारा ओवर टाइम अमाउंट, इसको लिंक करना है इस वाली टेबल से। किससे, कौन सी फील्ड से करना है, ओवर टाइम अमाउंट से लिंक करना है। ठीक है, क्रिएट में आप क्लिक करोगे तो रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब कहाँ पे कैसे रिलेशनशिप आप दिखाना चाह रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी की बात आ रही है, तो ग्रॉस सैलरी का लिंक रहेगा इस वाली टेबल से। ठीक है, कौन सी फील्ड से, ग्रॉस सैलरी से, कि ग्रॉस सैलरी इस टेबल के अंदर फाइंड की गई है, यूजर को देखते ही पता लग जाएगा। ठीक है, जो भी व्यू करेगा, जो भी यहाँ पे इसको व्यू करेगा उसे पता लग जाएगा, इस तरह से दिखा रहा है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रह गया है नेट सैलरी का, तो नेट सैलरी को इस वाली टेबल से लिंक किया जाएगा। फील्ड का नाम क्या होगा यहाँ पे, नेट सैलरी होगा। ठीक है, और क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा एक ही रिलेशनशिप डायग्राम बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में दिखाना है तो एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको यहाँ दिखा सकते हैं, इसको यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियरली पता चल रहा है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, कौन सा लिंक कहाँ पे दिया है एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता। तो थोड़ा और क्लियर फॉर्म में अगर हम इसको दिखा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इस टाइप से। चाहे हमारा पेज का साइज बढ़ जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, इस टाइप से। और ये वाला हो गया हमारा, और लास्ट फाइनली ये वाला हो गया। तो अब पर्टिकुलरली ये समझ में आ रहा है, ये थोड़ा क्लियर हो रहा है प्रॉपरली कि किसका लिंक किससे है, कौन सी टेबल का लिंक कहाँ से है। ठीक है, इस तरह से लिंक कर रहे हैं अभी एक्चुअल में। तो लिंक अगर हमें चेंज करना हो, कभी जरूरत पड़ती है लिंक चेंज करने की, किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप डायग्राम जो बनते हैं उनको बनाने का तरीका यही होता है। अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक करें, चेक कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू ऐसे दिखाता तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके तब प्रिंट किया जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप की रिपोर्ट बनाना चाहें बना सकते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन तो मोटिव यही होता है दिखाने का, रिलेशनशिप डायग्राम बनाने का मोटिव यही होता है कि कौन सी टेबल किससे लिंक है, क्या फील्ड कौन से फील्ड से लिंक है, पहली वाली टेबल से या मेन टेबल से कौन कौन से फील्ड हमारे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लिंक हैं, ये दिखाना ही, इसको ही आप ये कह सकते हो कि एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाना या रिलेशनशिप्स के फॉर्म में दिखाना। तो यही हमारा रिलेशनशिप डायग्राम होता है। ठीक है,
तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताइए किस तरह से यहाँ पे रिलेशनशिप डायग्राम हमने बनाना है, समझ में आ गया सभी को? बताइए कोई दिक्कत है तो किसी को? कैसे बनाना है तरीका आपको समझ में आया ना? हमने क्या किया था, इसको सेव करना है तो सेव करके भी रख दीजिए आप, कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल एस दबाने के बाद सेव करने के लिए कहेगा आपसे, ठीक है? तो जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे ये सेव ही रहेगा, ठीक है? तो ये हमने पहली वाली टेबल का क्या बनाया था, डाटा शीट में जाके रिलेशनशिप डायग्राम बनाया था, ठीक है? टेबल आपस में लिंक है, फर्स्ट वाली टेबल से अदर जो टेबल्स हैं हमारी ये आपस में कैसे लिंक हैं, ये चीज, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन और भी आ सकता है, देख लेते हैं अगर हम, शो टेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो इसमें या तो टेबल दिखाएगा आपको या क्वेरी दिखाएगा, फॉर्म नहीं दिखाएगा, रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आप भी सोचो कि मैं यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाए हैं या इसमें जो हमने फॉर्म्स बनाए हैं उसके बेसिस में भी हम कोई डायग्राम बना के देखें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। डायग्राम हमारा केवल जो बन सकता है यहाँ पे वो टेबल के बेसिस में ही बनता है, और टेबल जो बनती है हमारी या तो क्वेरी में बनती है, ठीक है, या फिर टेबल वाले ऑप्शन में बनती है। क्वेरी से जो टेबल बनती है वो तो रन करने के बाद आती है कि हमने क्वेरी अप्लाई करी, उसको रन किया तब जाके वो दिखाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप यहाँ पे रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? तो एमएस एक्सेस के अंदर हमारे ऑप्शंस तो इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं आते हैं इसमें, ठीक है? रिलेशनशिप डायग्राम बनाना कभी अगर आ जाए या पूछा जाए आपसे तो इसी तरह से बनाया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा टेबल कैसे क्रिएट होगी, क्रिएट के अंदर देखिए 4 ऑप्शन ही होते हैं हमारे, टेबल्स हो गया, फॉर्म्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गई और क्वेरी हो गई, ठीक है? हर किसी का अपना अपना एक यूज है, टेबल का क्या काम होता है, क्वेरी का क्या यूज होता है, फॉर्म का क्या यूज होता है, रिपोर्ट किस काम आती है, ये सब आप लोगों को बताइए इसके बारे में। इनके बारे में अगर लिखने के लिए आता भी है या डेफिनेशन आती है या शॉर्ट फॉर्म आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आएगा, 1-2 लाइन, ठीक है? तो और कोई ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे रहा नहीं है कि डाटाबेस टूल्स में एनक्रिप्शन वगैरह आप लगाना चाह रहे हो, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड और ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। रिलेशनशिप का ऑप्शन भी है, आप देख लेंगे डाटाबेस टूल के अंदर, वैसे तो डाटा सेट के अंदर आ रहा था ये ऑप्शन, ठीक है? अगर नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा तो डाटाबेस टूल के अंदर भी मिल जाएगा आपको। एक्सटर्नल डाटा में इस फाइल को, इस डाटाबेस को एक्सेल के फॉर्म में हमने इंपोर्ट करना है, सॉरी इंपोर्ट तो ये हो गया कि बाहर से हमें इंपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट करना है कि हम इसको एक्सेल के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, एक्सेल के फॉर्म में हो जाएगा, पीडीएफ या एक्सप्रेस के फॉर्म में, ठीक है? ये जो टेबल हमारी दिख रही है जो सेलेक्टेड है इसको ही एक्सपोर्ट करेगा, वर्ड के फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में या अदर इनमें से कोई फाइल है इनके फॉर्म में, ठीक है? एचटीएमएल के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सेस के फॉर्म में तो पहले से ही है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर भी, इनको भी आप ट्राई करके देखना। नॉर्मल ऑप्शन ही हैं, ऐसे नहीं कि बहुत टिपिकल ऑप्शन देंगे आपसे, फिर सेव करने के लिए कहेगा जैसे एक्सेल के फॉर्म में हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? कहाँ आपको सेव करना है ये आपसे पूछेगा। सपोज मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप में, सेव में क्लिक किया मैंने, ठीक है? एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, अगर ये सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? ओपन द डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑपरेशन इज कंप्लीट, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दो आप और उसको एक्सपोर्ट कर देगा, क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो अब अगर हम इसको क्लोज कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी फाइल वहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है, ये देखिए एम्प्लॉय डिटेल के नाम से। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो फॉर्मूले तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूले और एक्सेस के फॉर्मूले आपने देखा होगा अलग अलग होते हैं, ठीक है? अब देखिए पूरी टेबल हमारी बन के आ गई ना यहाँ पे, तो कितना इजी तरीका है, आप समझ लीजिए कि अगर कभी होता है कि हमने एक्सेस में अपना डाटाबेस बनाया हुआ है और हमें एक्सेल में चाहिए
या वर्ड में चाहिए या कहीं भी किसी भी आपको एप्लीकेशन के अंदर वो चाहिए होता है तो आप इजीली वहाँ पे उसको ले सकते हैं। यही मुझे अगर HTML के फॉर्म में चाहिए होता तो मैं वहाँ पे भी इसको दिखा सकता था, एक HTML की फाइल बना के मुझे दिखा देता वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हुआ कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए जहाँ जहाँ पे हमने लगाया था वाली टेबल में एक फॉर्मूले वाली टेबल लेके देखते हैं एक बार, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या नहीं लेता। क्योंकि एक बार पहले तो मैंने ट्राई किया था तो उसमें फॉर्मूला नहीं था, मे भी क्या ऑप्शन दिखाता है। तो जैसे आपने करना है एक्सेल में, HTML में, जो भी एप्लीकेशन चाहते हो पहले आपने उसको लेना होगा। हमारी फाइनल टेक्स्ट नाम से थी नेट सेल के नाम से, इसके अंदर सारी कैलकुलेशन है, सारा डाटा हमारा फिल है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल डाटा में जाके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एक्सेल के फॉर्म में। ठीक है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, ब्राउज कर देंगे इसकी लोकेशन। हम जा रहे हैं कि डेस्कटॉप में इसको एक्सपोर्ट किया जाए। सेव करेंगे और एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। इससे क्या होगा कि अगर फॉर्मूला वहाँ पे उसने अप्लाई करना होगा तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर देगा। वैसे तो फॉर्मूला नहीं लेता हो, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। आप अगर सेलेक्ट किया है तो मे भी दिखा दें। तो ये हमारा पूरा डाटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे अगर हम आगे आते हैं बेसिक सैलरी के बाद HRA में नॉर्मल वैल्यू दिखा रहा है, TA में नॉर्मल वैल्यू दिखा रहा है, फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है। ऊपर फॉर्मूला बार में आप देखोगे तो फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा होगा, नॉर्मल डिटेल्स ही आपको यहाँ पे दिखाई देती। ठीक है, तो एक तरह से कैलकुलेशन करके पूरा आपको यहाँ पे मिल रहा है डाटा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे हुई ये पता नहीं चल पा रहा है इसमें, और ये पता भी नहीं चल पाएगा क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो कहीं अदर एप्लीकेशन से, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका अलग होता है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आने की वजह से आपको वहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखा पाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम MS एक्सेस से किसी भी फाइल को या किसी भी टेबल को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हो जाएगा लेकिन फॉर्मूला एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से फाइल हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाएगी। ये आप लोगों को समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो ऐसे आप किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सपोज मान लीजिए एक बार अगर हम इसको HTML डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक्सपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है, होता नहीं होता पता लग जाएगा ना। तो एक्सपोर्ट डाटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट अ HTML टेम्पलेट, या तो सेलेक्ट करना है या फिर डिफॉल्ट एनकोडिंग यूज करनी है या यूनिकोड। होता क्या है, जब भी आप HTML की कोडिंग करते हो वहाँ पे डिफॉल्ट जो एनकोडिंग होती है वो कौन सा होता है, यूनिकोड UTF-8 होता है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, या डिफॉल्ट भी कर सकते हो आप, डिफॉल्ट ही होता हो। ठीक है, और क्लोज कर दीजिए। तो एक बार चेक करते हैं कहाँ पे आया, ये आ गया, नेट सैलरी .html फाइल बना के इसे दिखा दिया। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं, नॉर्मली ब्राउजर से ओपन कर लेते हैं एक बार। अब देखिए टेबल बन के आ गई हमारी, हमें टेबल बनाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी में अगर मान लीजिए कभी होता है कि हमें चेंजेस करने हैं तो उसको चेंज करना इजी है, इजीली आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वेब पेज बनाने में, उसमें टेबल बनाने में आपको दिक्कत आ रही, तो ऐसे बना लीजिए आप, ऐसे दिखा देगा। लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा कोडिंग होगी, जैसे आप देख रहे होंगे कई सारी कोडिंग है उसके अंदर ही। कई बार तो क्या होता है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आती क्या कोडिंग उसमें उन्होंने करी है, क्या अप्लाई किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि बहुत नॉर्मल सी कोडिंग इसने करी है, उतना ज़्यादा कोडिंग ही नहीं है जितना MS वर्ड के अंदर जो टिपिकल कोडिंग आ जाती है, ऐसी कोडिंग ही नहीं है इसके अंदर। बहुत इजी कोडिंग है, TD टैग, TH टैग ये लगा हुआ है। ये है कि थोड़ा इसमें एडवांस टैग लगे हुए हैं। ठीक है, T हेड लगा दिया इन्होंने, टेबल हेड, टेबल की हेडिंग्स बनाने के लिए जो ऊपर के कॉलम्स हैं, और T हेड यहाँ पे नीचे इन्होंने क्लोज कर दिया हुआ है यहाँ पे।
उसके बाद टी बॉडी मतलब टेबल का बॉडी वाला पार्ट। तो ये HTML5 के एलिमेंट इन्होंने अप्लाई कर दिए हैं टेबल को अलग अलग डिफाइन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कैरेट सेट में क्या दिखा रहा है, UTF-8, इसमें हमने किया था, ठीक है। एक ही मेटा टैग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन के लिए रहता है, इस पर लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो ऐसे आप यहाँ पे एक्सेस की फाइल को या एक्सेस के डाटा को नॉर्मल HTML की फाइल में या वेब पेज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं पे अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है ऐसी तब, ठीक है। नहीं तो ऐसा करने की कोई जरूरत तो नहीं है ऐसे में, बट कहीं अगर आपको लगता है जरूरत पड़ रही है तो कर सकते हो, काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको इसमें जो भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं, जो भी प्रोसेस बताई है वो तो समझ में आएगी होगी, फिर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, ठीक है। अच्छा, तो MS एक्सेस के अंदर और कोई तो डाउट तो नहीं किसी को? पुराने जो ऑप्शंस आप लोगों को बताए हैं, अभी जो ऑप्शंस बताए मैंने, आज कोई ऑप्शंस बताए हैं उनमें किसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी? ठीक है, तो फिर आगे बताऊं फिर मैं, चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पे MySQL स्टार्ट करते हैं, ठीक है। SQL का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया था, SQL का फुल फॉर्म क्या रहता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो MySQL जो है ये होता क्या है, एक तरह से ये ओपन सोर्स DBMS होता है, ओपन सोर्स DBMS कहते हैं इसे, ठीक है। और एक ये RDBMS का एग्जांपल है, RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और नॉर्मल DBMS की अगर हम बात करें, इसका एक एग्जांपल है XML लैंग्वेज। इसमें डाटा हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, इसमें डाटा रैंडमली हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है, इसके कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को फाइल इसको सेंड कर दूं फोटो क्लिक करके, ठीक है। तो MySQL मैंने आपको बताया कि एक तरह का ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ओपन सोर्स RDBMS होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करी थी, ठीक है, इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ पे कह रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो ये कंट्रोल पैनल कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल है जेम सर्वर का कंट्रोल पैनल, ठीक है। फिनिश कर देंगे तो यहाँ पे जेम सर्वर का कंट्रोल पैनल खोल के देगा, इसको सेव कर दीजिए आप, लैंग्वेज सेव करने के लिए कहेगा, तो इसका कंट्रोल पैनल खुल के आ गया रहेगा, ये होता है जेम सर्वर का कंट्रोल पैनल। अब अगर हमने MySQL को चलाना है तो MySQL को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर हमें कहेगा कि इसको अलाउ करो, पहली बार में तो हमसे कहेगा ही कहेगा अलाउ करने के लिए, सारी प्रोसेस करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये हमें अलाउ कर देना होता है। अलाउ जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस ID दिखाएगा, यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखाएगा। तो MySQL का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है हमेशा 3306 होता है, या 3307 भी होता है, दो होते हैं इसके, ठीक है। अब MySQL हमने यहाँ से चला दिया, हमारा MySQL का सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम उसको डॉस में रन कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से रन किया जाएगा, डॉस में कैसे ओपन किया जाएगा, वो तरीका ही बता दूंगा मैं आपको। स्टॉप करना होगा तो यहाँ पे स्टॉप में आप क्लिक करेंगे, अब ये स्टॉप हो गया। अपाचे सर्वर हमने स्टार्ट करना है, स्टार्ट में क्लिक किया, ठीक है। एक बार परमिशन शायद मांगी क्या था, अभी तो नहीं मांगी इसने, स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टॉप करेंगे स्टॉप हो गया। फाइल जिला कहीं ना कहीं इनका भी यूज रहता ही है, ठीक है। परमिशन मांग रहा है आपसे तो अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा, यस करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो खैर इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, फाइल जिला की जरूरत नहीं पड़ती है, मर्करी की जरूरत नहीं पड़ती है, टॉमकैट की जरूरत पड़ती है जावा में। जब हम एडवांस जावा का पार्ट पढ़ेंगे, जावा के अंदर एक एडवांस जावा वाला पार्ट आप लोगों का आएगा जिसमें डाटाबेस कनेक्टिविटी आएगी ना, कि वेबसाइट को डाटाबेस से कनेक्ट करना, तो वहाँ पे हमारा अपाचे सर्वर और टॉमकैट सर्वर जो है वो काम करता है। यहाँ केवल अभी हमने क्या शुरू करना है या क्या हमने चलाना है, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉमकैट नहीं चला पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है बेचारा। नीचे एक मैसेज दिखा रहा होगा आपको, अटेम्प्टिंग
टू स्टार्ट टॉमकैट ऐप, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए अप्लाई कर रहा है वो, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहा। कभी कभार हो जाता है कि हमारे सिस्टम में इस तरह का सर्वर अगर पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, तो ये एरर दिखा रहा है, इसलिए टॉमकैट हमारा यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। अटेम्प्ट कर रहा है उसको स्टार्ट करने का, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, इसको सही किया जाता है कॉन्फ़िग में जाके। यहाँ पे इनकी फाइलें होती हैं, इनमें चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको शुरू में बताऊंगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में टॉमकैट इंस्टॉल तो नहीं है, ठीक है। अगर इंस्टॉल होगा पहले से तो फिर ये प्रॉब्लम कर रहा होगा, या फिर हमें ये सर्च करना पड़ेगा किस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अभी हम स्किप करते हैं। मेन हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे माई एसक्यूएल की। तो स्टार्ट में जैसे आप क्लिक करोगे माई एसक्यूएल हमारे यहाँ पे चलने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम ये कि एडमिन का ऑप्शन खुल के आता है, एडमिन में क्लिक करेंगे तो माई एसक्यूएल हमारा डॉस में ना खुल के कहाँ खुल जाएगा, ब्राउजर के अंदर खुल जाएगा, जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउजर होता है उसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्रोम सेलेक्ट करना होगा, तब जाके ऐसा हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट ब्राउजर को सेट कर लेते हैं यहाँ पे क्रोम। कैसे होगा, इसकी सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग आती है, सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे एक ऑप्शन हमें दिया रहेगा सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउजर। ये देखिए डिफ़ॉल्ट ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है, तो मेक डिफ़ॉल्ट अगर हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ईमेल की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए रखें। तो यहीं पे करना पड़ेगा एक्चुअल में, हमें डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम, ठीक है, तब जाके वो चेंजेस कर पाएगा। चेक करते हैं एक बार, मेक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर, अच्छा यहाँ पे आ रहा है ना। ईमेल भी अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। इधर जो डिस्प्ले दिखा रहेगा उसमें देखा, कौन सा लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले दिखा रहे हैं ना, ये तो अभी ये ऊपर फर्स्ट में कौन सा, ये डिस्प्ले, हाँ, इसमें क्या करना है, इसमें जाके नहीं होगा नहीं नहीं डिस्प्ले में जाके नहीं होगा। डिस्प्ले तो केवल आपका उसके लिए होता है ना, कि स्क्रीन की सेटिंग वगैरह आपने चेंज करनी है, ये करना है, तो उसके लिए वो डिस्प्ले अलग हुआ। ये डिस्प्ले बात हो रही है स्क्रीन की डिस्प्ले। आपको अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो तो आपको डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर ही जाना होगा। तो डिफ़ॉल्ट ऐप में सारे ऐप आ गए कि ईमेल के लिए आपने कौन सा ऐप यूज करना है। अगर आप कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हो ईमेल के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो गूगल क्रोम का भी यूज कर सकते हैं, या कोई ब्राउजर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कैलेंडर के लिए ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि कैलेंडर का कोई आपने ऐप इंस्टॉल किया होगा उससे हो जाएगा। फ़ोटो व्यूअर कौन सा होना चाहिए, वीडियो प्लेयर आपका कौन सा रहेगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे KM प्लेयर सेलेक्टेड है, चेंज कर सकते हैं कि विंडो मीडिया प्लेयर होना चाहिए। वेब ब्राउज़र की बात आ रही थी, तो यहाँ पे एज हमारा सेलेक्टेड था तो चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट बन गया, इसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनने के बाद अब जो हम करना चाह रहे हैं, जैसे एडमिन में क्लिक करेंगे हम, तो हमारा माई एसक्यूएल सर्वर जो है स्टार्ट करके दे देगा, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे। और इसका जो आप देख रहे होंगे एड्रेस दिखा रहा है या लोकेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। जब भी हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे माई एसक्यूएल स्टार्ट करना होता है तो ये टाइप करना होता है, या इसकी जगह एक और लोकेशन आती है
ठीक है। एक आईपी एड्रेस आप कह सकते हो, हमें टाइप करके फिर ओपन करना होता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम ठीक है, करता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम ही करता है कि नहीं कर पा रहा ओपन, तो इसके लिए हमें तो इसके लिए हमें अपाचे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर एक बार दोबारा से। अभी ऐसा लग रहा है कि ओपन हो गया। ठीक है, क्योंकि बिना अपाचे जो ऐप है हमारा, उसके बिना ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये माई एसक्यूएल अगर हमने ब्राउजर में ओपन करना है, यहीं से हमने इसको मैनेज करना है जी। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो हम MS DOS के थ्रू करेंगे इसको, एक हम करेंगे यहाँ से। तो यहाँ वाला तरीका तो क्या होता है कि ये तो इजी है कि कोई भी कर सकता है इसको। MS DOS वाला तरीका थोड़ा टिपिकल रहता जरूर है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी पड़ता है। बस आपने थोड़ा कुछ कोडिंग वगैरह टाइप करनी होती है और काम जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, डाटाबेस कनेक्टिविटी करने में भी बहुत इजीली हो जाता है हमारे से। तो अपाचे सर्वर के बिना नहीं चल पाता है। टॉमकैट तो खैर अगर हम स्टार्ट कर भी लें अगर, तो अभी स्टार्ट होगा भी नहीं। तो देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी एरर आ रही है ना। कई बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से सपोर्ट नहीं कर पाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कह भी रहा है टॉमकैट स्टार्टेड फिर स्टॉप हो गया, रिटर्न कोड 1 दिखा रहा है, एक एरर दिखा रहा है 1। मेक श्योर यू हैव जावा JDK और GRE इंस्टॉल्ड एट द रिक्वायर्ड आर फ्री। तो इसके लिए तो अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होता है। फिलहाल तो अभी हमने जो जरूरत थी वो कर दिया। फिर यहाँ पे डाटाबेसेस में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन कौन से डाटाबेसेस पहले से बने हुए हैं। कुछ ऐसे डाटाबेसेस होते हैं जो MySQL के अंदर पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, आप चाहे कोई भी वेबसाइट बनाओ, कैसे भी आप वेबसाइट बना रहे हो, उसके लिए डाटाबेस बनाने का तरीका यही होता है। आप लोगों का ये चीज सिलेबस के अंदर ऐड की गई है, सिलेबस में पहले होता नहीं था, अब जाके इसको ऐड किया। सिलेबस पहले नहीं होता था, कि पहले केवल आप लोगों को तो यहाँ पे आपसे पूछेगा डाटाबेस नेम, क्रिएट डाटाबेस में से हम क्लिक करेंगे। ठीक है, डाटाबेस में इसका नाम पूछा आपसे, नया डाटाबेस हम क्लिक करेंगे। और किस टाइप का डाटाबेस रहेगा। ठीक है, क्लिक तो नहीं, डाटा का नाम पूछ रहा है, आप डाटाबेस और क्रिएट में क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेरी वगैरह रन करने के बाद फिर यहाँ से करना पड़ेगा, SQL में जाके यहाँ पे हमें क्वेरी को रन करना होगा। ठीक है, अब लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए क्वेरी का फॉर्मेट रन की जाती है। तो जब तक आप इसको डॉस में नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे डॉस। हम डॉस को ओपन करो, आप चाहे कहीं से भी ओपन करो, आप चाहे तो आपको ये दोनों वैसे तो डॉस में MySQL से भी काम चल जाएगा, बट कई बार ऐसी एरर आ जाती है तो अपाचे को भी ओपन कर लेना जरूरी है वहाँ पे। और ये जो विंडो आ रही है कैसे आ रही है, और ये जो विंडो आ रही है ये आ रहा होगा इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मान लीजिए अगर एक गलती से मुझसे बंद हो भी जाता है तो ये आपको कहीं ना कहीं मिशन के अंदर मिल जाएगा। आप देखिए तो डबल क्लिक करूंगा मैं, ऊपर हो जाएगा। तो ये तो अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमें क्या ओपन करना होगा, डॉस। तो डॉस ओपन करने क्या, ये तो पता होगा सभी को, डॉस कैसे ओपन होता है। CMD पहले हमें प्रेस करना पड़ेगा विंडो आर के बाद फिर आप टाइप करोगे यहाँ पे CMD। तो अब हमें क्या करना होगा, तो पूरा बैक चले जाएगा। सबसे मेन तरीका तो यही है क्योंकि इसकी लोकेशन में हमें जाना होता है। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि पहले हमें पूरा बैक जाना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पूरा बैक चले जाते हैं। ठीक हो गया, बाद अब हमारी लोकेशन क्या होगी, देखो मैं लोकेशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार C ड्राइव के अंदर। ठीक है, C ड्राइव के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमें क्या मिला है यहाँ पे XAMPP, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर
हमने किसको ओपन करना है, माई एसक्यूएल को। तो माई एसक्यूएल के लिए ये वाला फोल्डर है माई एसक्यूएल, ठीक है। तो माई एसक्यूएल मैंने ओपन किया, इसके अंदर फिर हमारा आता है, ठीक है, माई एसक्यूएल अंदर आता है बिन, और बिन के अंदर माई एसक्यूएल डॉट ईएक्सी में इसको चला, तो ये है कि हम यहाँ से इसको रन कर, ठीक है। ऐसा वही करता है जिसको डॉस के थ्रू या एक, ठीक है, वो यहाँ से इसको ओपन, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डॉस के थ्रू ओपन करेंगे। अब खुद ही आप देखिए क्या लोकेशन है इसकी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सी ड्राइव, उसके अंदर माई एसक्यूएल, उसके अंदर बिन। तो हम चाहें तो इसको कहते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे cd और इसको पेस्ट करके हम ठीक हो गया। माई स्टार्ट करने का तरीका वो देख लेते हैं। एसक्यूएल माइनस यू, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, माइनस यू यूजर के लिए होता है। यूजर क्या होना चाहिए, इसका रूट होना चाहिए, ये हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना या जैसे आप करोगे, क्योंकि डॉस में तो कोडिंग को सेव करना पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, जो भी मैं कोडिंग लिखूंगा, जब एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। माइनस यू रूट, फिर आएगा पी, तो पासवर्ड हमारा ब्लैंक नहीं रहेगा, वैसे ही छोड़ देना होता है माइनस पी और ब्लैंक। एक ऑप्शन होता है माइनस एच होता है के लिए कि लोकल सर्वर किसमें चल रहा है, उसका एक आईपी एड्रेस देना होता है 123.0.0.1। ये लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस होता है, हर किसी को पता है, चेंज 123 नहीं 127.0.0. ठीक हो गया, लिखना होगा। तो जैसे ये पूछेगा एंटर पासवर्ड, अब हमने यहाँ पे पासवर्ड तो एंटर किया ही नहीं था, तो उसको उठ के एंटर कर देंगे। तो माई एसक्यूएल हमारा पे यहाँ पे माई एसक्यूएल मारिया डीबी लिखा हुआ दिखाएगा। अब हमारा माई एसक्यूएल ओपन हो चुका है, ऐसे ही हमारा माई एसक्यूएल ओपन होता है, अलग से कोई विंडो नहीं आएगी खुल के, ऐसे ओपन होता है। अब आगे हमारी सारी प्रोसेस होगी, एग्जिट करना होगा, इसको हटाना होगा, तो क्या लिखना एग्जिट लिखना पड़ेगा, और बाई लिखा आपको दिखा देगा, एग्जिट हो जाएगा, वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने बिल को ओपन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। और ये प्रोसेस हमारी तभी हो पाएगी, माई एसक्यूएल हमारा तभी स्टार्ट हो पाएगा जब आपने कंट्रोल पैनल से अपाचे सर्वर को और माई एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर रखा है, तभी हो पाएगा ऐसा, ठीक है। इसके बिना नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो इतना तो समझ में आया ना अभी तक, जितना बताया मैंने, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, इसको स्टार्ट करने का एक तरीका और होता है, जैसे हमने पहले वाले में तो क्या लिखा, माई एसक्यूएल माइनस यू, ठीक है, फिर रूट माइनस पी माइनस एच 127 और ये सब लिखा। तो एक तरीका और होता है इसको ओपन करने का, मैं केवल यहाँ पे माइनस पी तक भी लिख सकता हूँ, माई एसक्यूएल माइनस यू रूट माइनस पी, पासवर्ड पूछेगा जो कि पासवर्ड है नहीं हमारा, ठीक है, फिर भी ओपन हो जाएगा। तो केवल इतना लिखने से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, जब भी मैं कोई कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उनमें तो आपके दिख ही रहा होगा ना, थोड़ा क्लियर तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसका क्लियर ही दिख रहा होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? एक तरीका और होता है इसको करने का, 2-3 तरीके होते हैं करने के ना, सब मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, तो जो भी तरीका आपको सही लगे उसको आप यूज कर सकते हो। माइनस पी
उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है लोकल, सॉरी माइनस पी के बाद फिर यहाँ पे वो भी आएगा माइनस पी माइनस एच और लोकल होस्ट। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, एंटर कर देंगे खुल जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया, तीसरा तरीका हो उसको खोलने का। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट। तो माई एसक्यूएल ओपन करने का तरीका आप लोगों को पता चल गया। डॉस के थ्रू कैसे ओपन होगा, क्या तरीका है, इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक, अब आगे की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आगे क्लियर वगैरह ये सब कमांड तो काम करती नहीं है। तो अगर आपने क्लियर करना है तो पहले ही आप यहाँ पे इसको बाहर निकल के CLS कमांड चला दीजिए डॉस में, क्योंकि CLS कमांड या क्लियर स्क्रीन वाली कमांड या कमांड हमारी इसके अंदर काम नहीं करती। डॉस तो है जरूरी है, लेकिन अंदर एक्चुअल में क्या खुल, वहां पे वो चीज काम नहीं करेगी, इसका हमेशा ध्यान रखना। तो अब हम इसको दोबारा एक बार ओपन कर लेते हैं और अब हमने ये चेक कौन कौन से, मैंने आपको वहाँ एडमिन में जाके दिखाया था ना कि कौन कौन से डाटाबेसेस हैं। जैसे हम यहाँ पे एडमिन में गए तो यहाँ पे देखिए एडमिन खुल गया। इसके अंदर अगर हम डाटाबेसेस में जाते हैं तो आपको दिखा रहा है कौन कौन से डाटाबेसेस पहले से बने हुए हैं। एक इंफॉर्मेशन स्कीमा दिखा रहा है, माई एसक्यूएल दिखा रहा है, परफॉर्मेंस स्कीमा दिखा रहा है, ठीक है, PHP माई एडमिन दिखा रहा है, टेस्ट दिखा रहा है। तो कुछ डाटाबेसेस यहाँ पे पहले से बने हुए हैं, जिसको अगर आप डिलीट कर देते हो गलती से तो फिर वो एरर करेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना कि कभी इनको आप डिलीट ना करो। ठीक हो गया? तो अगर हमने वही काम यहाँ से करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? सो डाटाबेसेस और कॉलन। जबकि आपको पता है ब्राउज के अंदर जो हम कमांड चलाते थे तो वहां पे सिंपल कमांड ही आता, सेमीकोलन वगैरह ये सब नहीं लगाया जाता। यहाँ पे इसको हम कमांड नहीं कहते हैं, होती तो एक तरह की कमांड ही है, लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर इसको क्या बोला जाता है? क्वेरी बोला जाता है। ठीक है, जो क्वेरी हम MS एक्सेस के अंदर सेलेक्ट करके लगा रहे थे कि ऑप्शंस को हमने सेलेक्ट क्वेरी के फॉर्म में लगा रहे हैं। तो देखिए डाटाबेस दिखा देगा आपको कौन कौन से डाटाबेसेस हैं, सब दिखा दिया उसने। यही डाटाबेस दिखा रहा था वहाँ पे एडमिन के अंदर जब हमने क्लिक किया ब्राउजर में। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे डाटाबेसेस को चेक कर, नया बनाना है, उसमें कैसे प्रोसेस करनी है, डाटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनेगी। तरीका काफी इजी होता है इसको करने का। और माई एसक्यूएल की अगर नॉलेज आप हो जाती है, हर जगह काम आता है, कंपनीज वगैरह में एसक्यूएल ही यूज किया जाता है और डॉस की फॉर्म में जा रही है अगर आप काम कराओगे। तो आप लोगों को आज इतना ही बताया। अभी मैंने आपको बताया कि डाटा ओपन, तो माई एसक्यूएल ओपन कैसे और डाटाबेस को हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस कैसे होती है। जंप सर्वर में हमें कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट करने होते हैं? एक होता है माई एसक्यूएल, एक होता है अपाचे सर्वर। अगर मान लीजिए मैं गलती से इनको स्टार्ट करना भूल जाऊं, ठीक, जैसे मैं इससे बाहर निकल गया और गलती से मैं इनको स्टार्ट करना भूल जाऊं, इनमें से एक भी ऑप्शन में स्टार्ट करना भूल जाऊं और यहाँ पे अब मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है, सब कुछ दिखा रहा है, सारी प्रोसेस हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए एरर दिखा दी है, कांट कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर ऑन लोकल होस्ट दिखा दे रहा हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाता है, प्रोसेस नहीं कर पाता या कोई एरर आ रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स वगैरह करनी होती है। तो मैं फिर आपको बताऊंगा कभी ये साथ आती है तो। ठीक है, आप लोग ने करके देखना वैसे मैंने प्रैक्टिकल वगैरह जो भी उनको सोचा हम लोग से, उनसे जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, जितना भी अभी आप प्रैक्टिकल वाला पार्ट बता तो मैं आपका जिनकी बात है, जिनको दिक्कत आ रही है तो फिर 21 से आप लोगों को बुलाया जाएगा उसमें। ठीक है,
अब देखिए अब मैंने इसको स्टार्ट किया, अब मैं स्टार्ट किया, दोबारा रन किया, स्टार्ट होने के बाद दोबारा किया, अब ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे माई स्टार्ट कर और बिना सर्वर देखे होंगे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करता तो कोई यूज नहीं है, लेकिन कहीं इंटरनल जिसकी वजह से माई एसक्यूएल को तो ओपन कर पा रहे हैं और उसमें काम हम कर पाएंगे। ठीक हो गया, काफी इंटरेस्ट इजी और रहेगा आप लोगों को काम करने में, काफी अच्छा होगा। और इसी के थ्रू हम और आगे और इसी के ट्रीट करना भी चाहिए, जैसे ये भी हो सकता है कि इसके आप लोग विजुअल स्टूडियो में कनेक्टिविटी करना बताऊँ, अगर टाइम रहे हमारे पास तो एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि टाइम देखना होता है कि टाइम का मतलब कि टाइम ड्यूरेशन से नहीं है, एक हमारा कभी टाइम है ना, उसकी भी एक लिमिट है कि जल्दी हमें कवर करना होगा, क्योंकि टाइम वैसे ही आप लोगों का काफ़ी डिले हो चुका है। एग्ज़ाम कब हो जाए क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं ना, ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम की डेट आ जाए या कभी भी आ सकती है। ठीक है, अब जैसे कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ के एग्जाम भी करवा दें जिनका 6 मंथ का हो गया है या जिनका कंप्लीट हो गया है कोर्स, उनके करवा सकते हैं। तो आप लोग पहले से ही इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है, मतलब रेगुलर आ रहे हैं उनको ये सब चीज़ें उनकी क्या है, मतलब उनके लिए लॉस, ठीक है, अगर हो जाए उनके लिए ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप बाद में देना, बाद में दे सकते हैं, उससे सिलेबस लेट हो जाए तो पूरी लेट हो जाएगा, जो नहीं भी नहीं, ठीक है, एटलीस्ट अगर अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर लेते तो उनका प्रैक्टिकल वाला पार्ट जिनको भी बता रही है, आप सबसे बोला ही है वैसे भी, तो 21 से क्लियर था वाला पार्ट। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और लोगों को बताओ आप, ठीक है, और लोग भी अगर कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ और दिक्कत है किसी को तो हटा दें यहाँ से मैं, ठीक है।
हेलो, हाँ वंदना, कनेक्टेड हो? यस सर। ठीक, आज तो कोई आया नहीं था, अकेले ही को एक आध में प्रोग्राम बता देता हूँ, फिर ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा। फिर मेरे ख्याल से बबली भी आती हैं और तो डेली आती हैं, आज आए भी नहीं, क्या हुआ बताना। अच्छा, फंक्शंस के थ्रू वैसे मैंने जो कल प्रोग्राम बताए थे वो तो क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? कैसे हम अलग अलग तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं ये मैंने आपको बताया था, यस सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम कुछ और प्रोग्राम भी बना के देखते हैं, ठीक है? जैसे एरिया वाले प्रोग्राम हो गए, तो जैसे मैंने आपसे बोला भी था कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे के सारे फंक्शंस के थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है? तो कैसे करना होगा उसका तरीका मैं